डे 4 का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस ये हैं कि इससे आपको पता चलेगा कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक चल रहा है या ठीक नहीं है। तो उन सवालात के पॉजिटिव जवाबात आने चाहिए। तो वो क्या है? इज द ट्रेंड इन डाउन टाइम रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड रेगुलरली? यानी डाउन टाइम पहले महीने में एक बार आता था, अब हफ्ते में एक बार आ रहा है। तो क्या ये आपने रिकॉर्ड की है और ये मेंटेनेंस का जो मसला है ये मैनेजमेंट को पता है? इज देयर अ फॉर्मल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम इन प्लेस? क्या ये सारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम के होते हुए हो रहा है या यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम नहीं है इसलिए हो रहा है? आर इंस्पेक्टर्स परफॉर्मिंग देयर इंस्पेक्शन ड्यूटीज फुल टाइम? जो प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं इंस्पेक्टर्स, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम तो अवेलेबल है, लेकिन जिन्होंने ऑब्जर्व करना है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे। उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये चीजें बस बटन ऑन कर दो चलता है, बस ठीक चलता है, तो इंस्पेक्शंस की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ऐसा है? आर चेक शीट्स कंट्रोल्ड टू एश्योर 100% कंप्लायंस? ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनके पास चेक शीट्स होती हैं। जब वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो हर एक चीज को चेक कर यानी टिक लगाते हैं जो उसमें चेक शीट्स में आइटम्स होते हैं। तो वो अगर सही हैं तो वो टिक लगा देते हैं, खराब हैं तो क्रॉस लगाएंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। तो क्या ये सारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा? आर इंस्पेक्शन रूट्स डेवलप्ड शेड्यूल्ड ऑन बेसिस ऑफ वर्क मेजरमेंट मेथड्स? यानी इंस्पेक्शन जो है उनके लिए हम रूट्स बनाते हैं कि ये आप करेंगे उसके बाद ये करेंगे, एक तरतीब से वो होते हैं। उससे एक तो ये है कि आसानी हो जाती है, कम वक्त में ज्यादा हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा उनकी आसानी हमें हो जाती है। यानी अब कहीं पे कोई ढक्कन वगैरह खोलना है उस पर टाइम लगता है और वो आप छोड़ देते हैं, बाद में आते हैं। तो इस तरह बात चीज़ों में अगर प्रॉपरली रूटेड नहीं है तो आपका ज़्यादा टाइम उस पे सर्फ हो सकता है। तो क्या प्रॉपरली रूटेड है वर्क मेजरमेंट बेसिस मेथड पे? वर्क मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक वर्क का पता होना चाहिए कि ये कितने टाइम का काम है, तो उसी हिसाब से उसको हम टाइम देंगे। तो वर्क मेजरमेंट के हिसाब से हमने उनको ये वक्त देना है कि ये इस रूट पे जाएंगे, उस पे इतना टाइम लगेगा, ये चीजें ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। आर इंस्पेक्शंस रिपोर्टेड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स रैंडमली चेक बाय सुपरवाइजर टू डिटरमिन देयर एक्यूरेसी? यानी जो ऑपरेटर है जिसने या इंस्पेक्टर है जिसने इसको इंस्पेक्ट करना है, उसको पता है कि रोज मैं चेक करता हूँ, रोज ही टिक ही लगाता हूँ, कोई क्रॉस नहीं लगाता, तो जाए बगैर ही अपने डेस्क पे बैठ के ही सारे टिक्स लगा देता है। तो उनकी एक्यूरेसी देखने के लिए क्या कोई सुपरवाइजर है जो इन चीजों को देखे? बात जगह जरूरी नहीं है टिक लगाए हो, कोई रीडिंग लिखनी होती है, तो वो रीडिंग भी वो इसी तरह कर लेते हैं कि कल भी ये रीडिंग थी तो आज भी यही रीडिंग लिख लेता हूँ, और फोन पे गपशप कर लेते हैं और नहीं करते ये इंस्पेक्शन। तो ये मसले हो जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ डाउन टाइम इज ड्यू टू मेंटेनेंस? मशीन रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है? मेंटेनेंस की वजह से रुकी हुई है, कोई और वजह है? यानी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि आपकी मशीन रुकी है। उनमें से एक ये है कि आपका खाम माल नहीं है मौजूद। तो मशीन चलाएं क्यों जब जो मटेरियल जिसको उसने प्रोसेस करना था वो ही नहीं है अवेलेबल? तो ये चीजें रिपोर्ट करनी है। अगर यानी रिकॉर्ड पे आ जाए कि आपकी मशीन रुकी हुई थी, तो फिर क्यों रुकी हुई थी? आपकी मेंटेनेंस की वजह से रुकी हुई थी या कोई और वजह थी? तो और वजह है तो पता होना चाहिए सबको कि ये सिर्फ मेंटेनेंस वालों का कसूर नहीं होता, कहीं और से भी हो सकता है कि उन्होंने रॉ मटेरियल प्रोक्योर ही नहीं किया है। इज द लुब्रिकेशन टास्क परफॉर्म थ्रू शेड्यूल्ड यूजेज ऑफ चेक शीट्स? जो लुब्रिकेशन के काम हैं
लुब्रिकेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनको यानी चेंज भी करना होता है, और उनमें टॉप अप भी करना होता है कि वो अगर कम हो जाए उसका लेवल तो उसको पूरा करना होता है। तो ये प्रॉपर शेड्यूल चेक की शीट के जरिए हो रहा है, यानी यानी रिकॉर्ड किया हो। क्योंकि अगर हम ऑयल जो है उसके चेंज करने का टाइम नहीं और हम चेंज कर लेते हैं तो हम रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं। और अगर चेंज करने का टाइम पूरा हो गया और हम नहीं कर रहे तो क्या है, हम फेलियर को दावत दे रहे हैं। तो एक्सट्रीम्स पे हमने नहीं जाना। डज मेंटेनेंस मैनेजमेंट रिसीव मीनिंगफुल डाउन टाइम रिपोर्ट्स? डाउन टाइम आ रहे हैं तो क्या इसका मैनेजमेंट को पता चल रहा है? उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये डाउन टाइम किस वजह से है वो उसके लिए रेमेडी सोचेंगे। अगर आप बताएंगे नहीं तो उसका रेमेडी नहीं करेंगे, और इस तरह आप डाउन टाइम होगा। डाउन टाइम जो है वो नुकसान टाइम। इज वन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? ये भी एक वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं ये तकसीम करनी है। कौन सा आदमी क्या काम करेगा, किसको वो जवाबदेह होगा। तो ये चीजें भी हमने तकसीम करनी है कि यानी फाइनली किसी एक तक ये रिपोर्ट आए, लेकिन दरमियान में हर एक चीज के लिए कोई ना कोई रिस्पांसिबल बंदा हो, ताकि ये वाली चीज का ख्याल ये वाला करे, ये वाले का ख्याल ये वाला करे, और ओवरऑल सबसे रिपोर्ट एक फाइनली एक शख्स मांगे। तो इस तरीके से हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हर एक आदमी सिर्फ एक आदमी के पास जाए तो फिर उसके पास टाइम नहीं होगा, वो हर वक्त बिजी रहेगा और लोगों को गाइड करता रहेगा, और अपना काम जो है वो पूरा सही तरीके से नहीं कर रहा होगा। वर lubrication routes developed and scheduled on basis of time and method studies? जो रूट्स आपने डेवलप किए हैं ये टाइम एंड मेथड स्टडीज से किए हैं या रैंडम कि बस यार आज इस तरफ इस तरह से चले जाओ? तो ये हर एक चीज का तरीका होता है, तो टाइम एंड मेथड स्टडीज हमने यूज करना है। इज डेटा प्रोसेसिंग यूज टू शेड्यूल एंड रिपोर्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंस्पेक्शंस एंड लुब्रिकेशन? ये थोड़े अब इसमें टेक्निकलिटीज आ रही हैं। डेटा प्रोसेसिंग यानी आप इंस्पेक्शंस और लुब्रिकेशन करते हैं तो आपके पास कोई डेटा होना चाहिए कि पहले इस तरह होता रहा है, अब इस तरह हो रहा है, और ये इंस्पेक्शन से ये रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। तो अगर बाज़ औक़ात हम अगर हमारा लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो निस्बतन क्लीन एनवायरनमेंट है, तो हम उसको लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो जल्दी गंदा हो रहा है तो हम उसको उससे कम टाइम में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होती हैं। जो हमें यानी कहीं और से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये इस तरह करना है, ज़रूरी नहीं है कि हम सारा उसको फॉलो करें। फॉलो तो करना होगा शायद पहले साल, लेकिन उसके बाद हमारे पास अपना डेटा आ जाता है। हमारा अपना डेटा ज़्यादा कीमती है बनस्बत जो सप्लायर्स हैं इक्विपमेंट के। Are foreseeable problems discovered through preventive maintenance inspections quickly and reported? जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो उसका एडवांटेज हमें ये होता है कि उसमें हम इंस्पेक्शंस करते हैं और उन इंस्पेक्शंस में हमें जो फेलियर्स आने वाली होती हैं उनका अंदाजा हो जाता है। तो क्या ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं आगे ताकि उन पे एक्शन ले लिया जाए? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क हाईलाइटेड इन द कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम to permit routine analysis of preventive maintenance as distinct class of expenditure. जो आपका खर्चा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे तो वो अलग से रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये खर्चा किया है और ये हमें एडवांटेज हुआ है। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट दोनों को कंपेयर करना होता है कि कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट ज्यादा है। बाजू कास्ट ज्यादा होता है तो हमें उस पर जाना ही नहीं होता है, फिर हम रन टू फेलियर पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये एनालिसिस हमें करने होंगे। Are lubrication requirements examined regularly to minimize the need for different types of lubricants?
बहुत सारे लुब्रिकेंट्स हमको यूज करने होते हैं। बाज़-औक़ात यानी हमें सिर्फ ब्रांड का फर्क होता है कि एक कहते हैं कि ये वाला ऑयल इस्तेमाल करो, दूसरे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑयल इस्तेमाल करो। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये इस तरह के हैं, अगर एक जैसे ऑयल्स हैं या एक मशीन में एक से ज्यादा किस्म के ऑयल लग सकते हैं, तो हम ये नंबर ऑफ लुब्रिकेंट्स अपने पास जो है इनको कम कर दें, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लुब्रिकेंट्स ज्यादा होंगे उतने गलती के इम्कानात भी ज्यादा हो जाएंगे, एक की जगह दूसरा लुब्रिकेंट हम डाल लेंगे। तो ये भी हम एग्जामिन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स कितने हैं। इज द एनालिसिस ऑफ ब्रेकडाउन रिपोर्ट्स परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट फेलियर पैटर्न दैट कैन बी रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। जो ब्रेकडाउन के रिपोर्ट्स हैं उनको आपने एनालाइज करना होगा ताकि आपको पता चले कि ये फेलियर पैटर्न क्या है। मसलन हम एक कंप्रेसर चला रहे हैं जिसका मतलब मल्टी स्टेज है, 4 स्टेज में होता है, तो फाइनल स्टेज में फेलियर ज्यादा होता है। तो इसका क्या किया जाए? तो उसका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर में ही होता है। तो हाई प्रेशर पे फेलियर भी ज्यादा होगा, जल्दी होगा। तो बात चीजों में हम कोई यानी एनालिसिस से कोई फायदा उठा सकते हैं, बाजू का हम नहीं उठा पाएंगे। तो अगर जहां उठा सकते हैं तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना होगा। आर प्लांट बिल्डिंग एसेट्स एग्जामिन रेगुलरली एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉर्मल इंस्पेक्शन प्रोग्राम। मशीन तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है प्लांट का और या उसके इर्द गिर्द और जो चीजें हैं जिनका असर डायरेक्टली हमारे इक्विपमेंट पे हो सकता है, क्या हम उनको भी रेगुलरली चेक कर रहे हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये भी जहन में रखना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे आपने जाना है, आपका प्लांट है, वहाँ कोई तरीका नहीं है, बस वो चल रहा है, जब कोई मसला होता है तो फिर वो एक्शन लेते हैं। सो अगर आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है तो कैसे करेंगे? तो ये जो स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर एस्टेब्लिशिंग ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम, ये उसके लिए है। यानी चल रहा है लेकिन कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है, तो वो प्रोग्राम आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे? तो ये तरीका है। सबसे पहले नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड चूज द एरिया। यानी किस चीज पे आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपने प्लांट में शुरू करनी है, वो कैसे? आइडेंटिफाई एंड selection of one or two important areas to concentrate the initial preventive maintenance effort। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कहाँ फेलियर हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो, ताकि आपकी कंसंट्रेशन वहां पे हो और आप उसकी ऑब्जर्वेशंस करें, और वो जो फेलियर वहां हो रहा है उसको आप कम से कम कर दें या अवॉइड कर दें। हम सारा कुछ कर सकते हैं। These areas should be crucial to the success of our plant operation and may be experiencing a high degree of maintenance section। अब ये जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो ऐसी चीज हो जिसका फेलियर ज्यादा हो रहा है और उसका प्लांट की ऑपरेशन पे जो इम्पैक्ट है वो भी ज्यादा है। और जिस चीज के फेलियर का इम्पैक्ट नहीं है, वो फेलियर अगर उसमें हो भी रहा है तो कोई ज्यादा नुकसान हमें नहीं हो रहा, तो वो नहीं, इसका हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमने उसको यानी टारगेट करना है और उसको फेलियर से बचाना है। The main objective of this step is to obtain immediate results in highly visible areas as well as to win concerned management support। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हाईली विजिबल है। जब ये फेलियर होता है तो सारे प्लांट रुक जाता है, सबको पता चल जाता है कि ये वाला फेलियर जो होने अब था वो हो गया है। और अगर आप उस फेलियर को रोक सकते हैं तो मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आप अगर इसके बाद दूसरे तीसरे चौथे
इक्विपमेंट को भी मेंटेनेंस पे डालेंगे तो खर्चा ज़ाहिर है इस पे होगा। तो आपकी मैनेजमेंट आपको इजाज़त देगी, क्योंकि अब फेलियर्स जो हैं वो कम हो रही हैं और नुकसान कम हो रहा है। तो यू वुड बी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नीड्स। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर आप करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिफाइन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, देन एस्टेब्लिश अ schedule of two types of tasks: daily preventive maintenance inspections and periodic preventive maintenance assignments. इंस्पेक्शंस आपने करनी है कि नहीं, ऑब्जर्व करें कि क्या फेलियर की तरफ जा रहा है, और फिर उसकी असाइनमेंट कि ये चीज जो है इसको ठीक करना है और इसको कौन कब ठीक करेगा। The daily preventive maintenance inspections could be conducted by either maintenance or production personnel. अगर आपने ये जो डेली इंस्पेक्शंस हैं ये करने हैं या कराने हैं, तो ये कौन करेगा? ये मेंटेनेंस वाले भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन वाले भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन वालों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देना होगी मेंटेनेंस वालों ने कि ये इंस्पेक्शंस इस तरीके से आपने करने हैं। An example of daily preventive maintenance inspection is to check the wastewater settle level solid concentration. Periodic preventive maintenance assignments usually are performed by the maintenance workers. Example of such assignments are replacing throwaway filters, replacing dry beds, and cleaning steam traps and permanent filters. उन्होंने चंद चीजें बता दी हैं कि इनके लिए आप यानी मेंटेनेंस वालों को ना मंगवाएं, अपने ऑपरेटर्स को ट्रेन करें। जो ऑपरेटर जो है वो ज़ाहिर है प्रोडक्शन टीम के साथ होता है, ताकि ये काम वो करें। तो जो ज़्यादा यानी एक्सपेंसिव काम है जो कि कोई और नहीं कर सकता, वो आप मेंटेनेंस वालों से कराएंगे। यानी तोप से आपने मच्छर को नहीं मारना, मच्छर को डीडीटी की स्प्रे से मार देना है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश असाइनमेंट फ्रीक्वेंसी। Establish the frequency of assignments. This involves reviewing the equipment condition and records. Normally, the basis for establishing the frequency is the experience of those familiar with the equipment and the recommendations of vendors and engineering. Assignment frequency यानी कोई काम है, किसी को आप असाइन करेंगे कि ये वाला काम तुम इसमें करो, मेंटेनेंस का काम है ज़ाहिर। तो अब ये कैसे कर सकता है? ये कोई जो तजुर्बेकार बंदा है या वो कर सकता है, या वेंडर्स जो आपको ये चीजें यानी आप पे बेचते हैं उनको पता होता है, या जो इन्होंने बनाया होता है इंजीनियरिंग उनको पता होता है। तो ये लोग असाइनमेंट फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। कौन है? यानी या तो एक्सपीरियंस्ड मेंटेनेंस इंजीनियर है, या जिसने आपको इक्विपमेंट सप्लाई किया है, या जिसने ये इक्विपमेंट बनाया है। It must be remembered that vendor recommendations are generally based on typical usage of items under consideration. तो ये आपकी याददाश्त के लिए है कि जो वेंडर्स हैं जो इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं वो जो उसका टिपिकल यूजेज है उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। आप अगर उससे मुख्तलिफ तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी कंडीशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ हो सकती है। प्रिपेयर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस असाइनमेंट्स। Daily and periodic assignments are identified and described in detail, then submitted for approval. यानी जो काम आपने किसी को देना है वो असाइनमेंट्स हैं, तो उसका आपने अप्रूवल लेना है। और ज़ाहिर सीनियर जो भी आपके हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कब प्लांट को अगर रोकना है तो वो रोक के ये काम कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट्स का सबको पता होना चाहिए। वो दिन कि कब ये काम होगा ये सबको पता होगा, ताकि उस दिन जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है उनको हायर ना किया जाए। शेड्यूल द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस असाइनमेंट्स एंड ऑन एनुअल बेसिस। यानी आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस असाइनमेंट्स का पूरे साल का शेड्यूल होना चाहिए।
ये एक चार्ट होता है उमूमन, ये पूरा आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक तस्वीर ले लेंगे, उसमें सारी चीजें होंगी। यानी अगर मोटर है तो उसका लिखा होगा कि उसके यानी बेयरिंग्स कब चेंज करने हैं, उसके डोरी उसको कहते हैं कि उसका वाटर सील होता है किसी वाटर पंप का, वो कब चेंज करना है। तो ये चीज़ें पहले से पता होती हैं, और जो हम शेड्यूल्ड टास्क कहते हैं कि मेंटेनेंस वालों के पास होती हैं, डेली जो उनका वर्कलोड है 80 से 85% सबको पता होता है। तो वो इस वजह से पता होता है कि ये असाइनमेंट्स पहले से तैयार होती हैं। एक्सपेंड द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एज नेसेसरी। एक दो या तीन पे आपने काम शुरू किया, उसको सक्सेसफुल बनाया, तो इसके बाद आपको इजाज़त मिल सकती है और आप उस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर सकते हैं। दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच जो प्लांट इक्विपमेंट हैं उनको आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ला सकते हैं। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डेली इंस्पेक्शंस एंड पीरियाडिक असाइनमेंट्स in initially selected areas, the preventive maintenance can be expanded to other areas. Experience gained from the pilot preventive maintenance project is instrumental to expanding the program. अगर आपका पहला कामयाब हुआ है तो आपको दूसरा तीसरा मिल सकता है और आप उनको भी फिर कामयाब बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका। अब हम ऑपरेशनल मेंटेनेंस की बात करते हैं। ऑपरेशनल मेंटेनेंस जो है, जो अभी हमने बात की है कि क्या हम मेंटेनेंस वालों से करें और क्या काम हम प्रोडक्शन वालों से करवाएं, तो ये उसके लिए है कि हम काम को कैसे तरतीब दें और ज़्यादा एक्सपेंसिव आदमी से ज़्यादा एक्सपेंसिव काम करवाएं जो कि कोई और नहीं कर सकता, और जो काम दूसरे कर सकते हैं वो इनसे हम नहीं करवाएं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा एक्सपेंसिव आदमी से। या आप घरों में मिस्त्री से काम करवाते हैं तो एक उस्ताद होता है और उसके साथ एक दो शागिर्द होते हैं। तो आप तरीका इस तरह करते हैं कि यानी मिस्त्री एक ही होता है और उसके साथ जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वो एक या दो होते हैं। उनको हम ज्यादा रखते हैं ताकि जो मेंटेनेंस जो मिस्त्री है वो ज्यादा काम करे और उसको ज्यादा सहूलत हो काम में। तो मिस्त्री दो और एक मजदूर, तो ये काम चलने वाला ऐसा नहीं होता। ये प्लस्तर वगैरह में तो शायद चल जाए, लेकिन ये नहीं चलता यानी जो चुनाई वाला काम है उसमें नहीं चलता। सो ऑपरेशनल मेंटेनेंस इज द, अच्छा पढ़ते तुम पहले से। टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूज टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एंड मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। लाइफ उसकी बढ़ानी है, परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो उसके लिए ऑपरेशनल मेंटेनेंस हमने शुरू करनी है। तो वो क्या है? ऑपरेशनल मेंटेनेंस इज द केयर एंड माइनर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग प्रोसीजर्स दैट डू नॉट रिक्वायर डिटेल्ड टेक्निकल नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट और सिस्टम फंक्शन एंड डिजाइन। हमें ज्यादा नहीं पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट क्या है, कैसे काम करता है। हमें जो बेसिक्स हैं, यानी हमें अपनी गाड़ी के इंजन का पूरा नहीं पता होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि 3-4 हज़ार किलोमीटर बाद हमने ऑयल चेंज करना है, 10,000 किलोमीटर के बाद फिल्टर चेंज करना है। तो ये हमें पता है, बस ये काफी है। दिस कैटेगरी ऑफ ऑपरेशनल मेंटेनेंस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, सर्विसिंग, प्रिजर्विंग लुब्रिकेशन एंड एडजस्टिंग एज रिक्वायर्ड। तो ये चंद चीजें हैं, यानी इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, सर्विसिंग। ये सारी चीजें जो हैं ये कोई भी कर सकता है, उसके लिए उसका बहुत ज्यादा काबिल होना जरूरी नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा काबिल आदमी नहीं है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर हम ये सारे काम करवाएंगे तो हमारे इक्विपमेंट की लाइफ ज्यादा हो जाएगी, तो ये हमें एडवांटेज होगा। तो ऑपरेशनल मेंटेनेंस की यानी जो एडवांटेज है वो ये है। सच मेंटेनेंस में आल्सो इंक्लूड माइनर पार्ट्स रिप्लेसमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर द पर्सन परफॉर्मिंग द वर्क टू हैव हाईली स्किल्ड टेक्निकल स्किल्स और टू परफॉर्म इंटरनल अलाइनमेंट। अब इंटरनल अलाइनमेंट तो जाहिर है मुश्किल काम है, तो ये नहीं है, मतलब हल्की हल्की चीजें हैं, माइनर
रिप्लेसमेंट वगैरह, तो वो हम जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं उनसे करवा सकते हैं. एज द टर्म इम्प्लाइज, ऑपरेशनल मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटर ऑफ द इक्विपमेंट. इसके 3 फायदे हैं. क्या है? टू मेक द ऑपरेटर अवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑफ द इक्विपमेंट. आपका ऑपरेटर जो है वो समझ जाएगा कि आपका इक्विपमेंट अब ठीक है, सही काम कर रहा है. To reduce the delay that would occur if a qualified technician had to be called every time a simple adjustment were needed. बाज़ औक़ात सिर्फ एक नट टाइट करना है, बेल्ट टाइट करना है, इस तरह के छोटे काम होते हैं और उसके लिए अगर आप टेक्नीशियन को बुलाएंगे तो उसमें टाइम लगता है. तो ये काम अगर हम ऑपरेटर को सिखा लेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. टू रिलीज टेक्नीशियन टू मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्क. जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, तो वो ज़्यादा टेक्निकल काम कर सकेंगे. जो ये हल्के छोटे काम हैं ये कोई भी कर सकता है, तो कोई किसी से भी हम करवा लेंगे. तो ये हम ऑपरेटर से करवा लेते हैं. अब ये चंद चीज़ें हैं, उनको हमने टाइटल किया है कि वेयर दिस फॉर्म ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी सेटिंग वेयर मशीन इक्विपमेंट और व्हीकल्स आर यूज्ड. This may include manufacturing plants and factories, as well as automotive shops. In many commercial buildings, heating and cooling engineers perform operational maintenance tasks on furnaces, boilers, and air conditioners. तो ये आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ ये काम हम करवा सकते हैं. What? अब क्या करवा सकते हैं? What का जवाब, some operational maintenance responsibilities can be as simple as inspecting the machine to spot any change or issue. This allows the operator to detect a potential danger such as loose fasteners or debris that could contribute to an accident. Basic cleaning, including removing debris or excess grease from a machine, is also considered part of operational maintenance. ये छोटे मोटे काम हैं. कोई रीडिंग लेना है किसी गेज पे, क्या रीडिंग है, इस किस्म के, कोई एक्सेस ग्रीस लगा हुआ है या इस तरह की कोई क्लीनिंग ज़रूरत है, तो ये काम जो है ऑपरेटर कर सकता है, हम उससे करवा देंगे. Depending on type of equipment in use, operators may also be responsible for replacing worn out filters or cartridges, or removing and replacing a worn belt, cutting tool or grinding stone. इन चीज़ों की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है. Operational maintenance may entail keeping machinery well lubricated to reduce the risk of friction or failure. Many basic machine adjustments needed during the course of operation also fall within the category of preventive maintenance. आगे बढ़ जाते हैं. Businesses enjoy a number of advantages when they train equipment operators to handle basic maintenance tasks. तो वो क्या है advantages? As the primary user of the machine, the operator generally knows the unique features and qualities of that machine better than anyone else and is better equipped to spot potential problems or changes. ऑपरेटर चूंकि हर वक्त उस मशीन के पास रहता है तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है मशीन की परफॉर्मेंस को. तो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो भी उसको पता होता है. तो अगर उसको हम ट्रेन कर लें तो हम ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं. By keeping the machine clean and operating smoothly, he can help reduce accidents and danger to himself and others. अगर वो मशीन को साफ रखेगा और स्मूथली चलता हुआ रखेगा तो एक्सीडेंट का खतरा कम होगा, तो वो भी सेफ होगा और उसकी वजह से और लोगों की भी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी. Operational maintenance also reduces the likelihood that the machine will break down. यानी अगर उसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस हो रही है तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है. तो अगर ज़्यादा तवज्जो मिल रही है तो ब्रेकडाउन कम होगा और डिलेज भी कम हो जाएंगी. By teaching the operator to handle basic tasks, the company can not only save money on repair bills, but also extend the life of the equipment
to cut replacement cost over time. तो ये उसके फायदे हैं। यानी अगर ऑपरेटर जो बेसिक काम है, छोटे काम है, वो अगर सीख लेता है तो कंपनी को रिपेयर बिल का खर्चा भी कम हो जाएगा और जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए अगर हमने 10 साल का उसका सोचा है तो 10 साल नहीं बल्कि 12-14 साल वो चल जाएगा। तो ये हमें यानी ज्यादा फायदा हो रहा है। ये ऑपरेशनल मेंटेनेंस मैंने वहाँ पे बुलेट्स लगा दिए, बगैर बुलेट्स के ये है। और जो फाइनल है दैट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। The performance of preventive maintenance has many advantages include number one, increase in equipment availability। हमें फायदा क्या हो रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से? इम्प्रूव अवेलेबिलिटी है कि मशीन डाउन टाइम उसका कम हो जाता है। परफॉर्म्ड एज कन्वीनियंट, तो इसको हम आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं कि जब हमें ज्यादा कन्वीनियंट होगा तो तब ही हम करेंगे। तो हम वर्कलोड मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो बैलेंस वर्कलोड ये उसका दूसरा फायदा है। रिडक्शन इन ओवर टाइम, हमने बंदे रखे हुए हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं तो साथ में ओवर टाइम भी दे रहे हैं। अगर वो यानी इधर उधर फेलियर हो तो जब फेलियर फालतू नहीं होगा तो ओवर टाइम भी फालतू नहीं होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन रेवेन्यू, मशीन मुसलसल सही चल रही है तो प्रोडक्शन रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, मशीन अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। रिडक्शन इन नीड फॉर स्टैंड बाय इक्विपमेंट, बाजू का हम कहते हैं कि स्टैंड बाय हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेलियर हो रहा है। तो अगर फेलियर ही नहीं हो रहा तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं होगी। स्टिमुलेशन इन प्री एक्शन इंस्टेड ऑफ रिएक्शन, तो हम एक्शन जो है वो पहले ले लेंगे, प्रोएक्टिव हम होंगे तो रिएक्शन हमें नहीं देना होगा। प्रोएक्टिव अगर होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्टिव नहीं होंगे। तो रिएक्टिव का खर्चा ज्यादा है, प्रोएक्टिव का खर्चा कम है। रिडक्शन इन पार्ट्स इन्वेंट्री, हमें पता होता है कब कोई पार्ट चेंज करना है तो हमें जस्ट इन टाइम वाला हम यूज कर सकते हैं कि उसको चेंज करने से पहले सामान मंगवा लेंगे तो हमारे इन्वेंट्री कास्ट कम हो जाएगा। इम्प्रूव सेफ्टी, फेलियर्स के साथ खतरा भी होता है, डेंजर भी होता है। सिर्फ मशीन फेल नहीं होती, इससे लोगों की जिंदगियों को भी खतरा हो सकता है। तो वो सेफ्टी भी इम्प्रूव हो जाती है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स, जो हम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं उनके भी स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। अच्छे तरीके हम हासिल कर लेते हैं और उनको फॉलो करते हैं। नंबर 12 जो है दैट इज टाइम्स एंड कास्ट शेड्यूल रिसोर्सेज ऑन हैंड। हमारे हैंड पे अब क्या है, टाइम भी है, कास्ट भी है और शेड्यूल्ड रिसोर्सेज भी हैं। हर एक चीज अब हमारे कंट्रोल में है। यूजफुल इन प्रोमोटिंग बेनिफिट्स कास्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी बेनिफिट क्या है और कास्ट क्या है। अगर कास्ट ज्यादा है, बेनिफिट वही है, तो हम खसारे में हैं। और अगर बेनिफिट ज्यादा है और कास्ट कम है तो हम फायदे में हैं। तो बेनिफिट टू कास्ट रेशो हमारा बढ़ जाएगा। तो ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस और कुछ हैं डिसएडवांटेजेस। एक्सपोजिंग इक्विपमेंट टू पॉसिबल डैमेज, अब मशीन तो ठीक है चल रही है, आप उसको खोल रहे हैं कि ये इस चीज का टाइम पूरा हो गया है, इसको हम चेंज करते हैं। जब आप उसको छेड़ते हैं तो उसमें मिस हैंडलिंग का खतरा बढ़ जाता है, तो डैमेज आपसे हो सकता है। यूजिंग ग्रेटर नंबर ऑफ पार्ट्स, अगर आप इंतजार करें कि वो फेल हो और फिर आप चेंज करें तो इस तरह शायद आपको 2 पार्ट्स चेंज करने होंगे साल में। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे कर रहे हैं तो 3 या 4 आप चेंज करेंगे, तो आपके नंबर ऑफ पार्ट्स चेंज वो ज्यादा हो जाएंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ। इंक्रीज इन इनिशियल कॉस्ट्स, यानी आप जो इक्विपमेंट का कास्ट है वो आप रिकॉर्ड करते रहते हैं कि ये हमें कितने में पड़ता है। तो उसमें ये मेंटेनेंस के कास्ट जो है ये भी साथ ऐड अप होते जाते हैं। तो कास्ट ये भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। फेलियर इन न्यू पार्ट्स कंपोनेंट्स, पुराना पार्ट तो सही चल रहा था, आपने चेंज किया और फिर वही बात कब फेलियर वाला कॉन्सेप्ट। तो जो नया आप डाल रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो भी उसी तरह सही चलेगा। तो
उसमें भी फेलियर हो सकता है। तो आपने एक किस्म का बढ़ा दिया है उसका रिस्क फेलियर की तरफ। डिमांड्स मोर फ्रीक्वेंट एक्सेस टू इक्विपमेंट। तो जब आप ज़्यादा इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए खोलेंगे तो ज़्यादा खतरा है कि आप से ह्यूमन एरर या कुछ और एरर हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन फायदे कितने हैं नुकसानात कितने हैं इनको बैलेंस करना होता है। और जब फायदे ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम हैं, तो ज़ाहिर है आपको वो उसकी तरफ जाना है। तो ये था हमारा आज का काम। जो हमने टारगेट किया था वो हमने आज के लिए अचीव कर दिया है। अब आपका कोई सवाल?